हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें आज ऑर्गेनिक के लगभग सभी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद एक लास्ट क्लास रह जाएगी जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे। और अगर मुझे लगेगा कोई टॉपिक रह गया तो उस पर भी मैं जो है क्लासेस लेके आपको कंप्लीट वो टॉपिक करा दूंगा। जो आज के हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो टेस्ट हैं जैसे निनहाइड्रिन टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, जो कि हम प्रोटीन्स के लिए करते हैं ना, तो ये ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो फैट्स के टेस्ट हो गए, है ना। कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे जनरली एल्डिहाइड्स के लिए हमने जब तक टेस्ट परफॉर्म किए हैं, लाइक टोलन टेस्ट, ठीक है, थियोरेटिकली परफॉर्म किए, नॉट प्रैक्टिकली। तो उसमें हमने जैसे टोलन टेस्ट हो गया, बेंटिक टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, स्किफ टेस्ट हो गया। क्योंकि ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स में होते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो मैं उनसे पहले यही कहूँगा कि आप बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसको प्लीज़ पहले कवर करें। जिनको कार्बोहाइड्रेट का कुछ भी अभी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है या वीक है, तो पहले आप बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को कवर कीजिए, देन आके इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैं उसको जो आपका ये क्लासेस हैं इसमें भी मैं उसको अपलोड करूँगा। हालांकि मैंने सोचा था बायोमॉलिक्यूल्स में अलग से पढ़ाऊँ, बट मैंने ये देखा यूट्यूब वाली वीडियो में कि उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी कंसिडर करा रखे हैं, और जो टॉपिक छूटे हैं वो मैं आपको जो है नेक्स्ट कुछ क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। तो आज ये मान के चलिए आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। अब अपकमिंग हम क्या क्या ध्यान देने वाले हैं, तो हम अपने जीएस के पोर्शन को जो टॉपिक रह गए, जैसे इकोनॉमिक्स रह गया, उत्तराखंड रह गया है ना, उसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर और हिस्ट्री हो गई उत्तराखंड की, कल्चर हो गया उत्तराखंड का, और हम देखेंगे जो उत्तराखंड का बजट आया है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, और करंट अफेयर हम साथ में चलाते रहेंगे। 2 क्लासेस में करंट अफेयर की दे चुका हूँ। करंट अफेयर फॉलो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज आपका पहला पेपर ये है। इसके बाद जो अगला पेपर है वो आपका लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस वाला है। और ऑब्वियस बात है, करंट अफेयर इन सभी टॉपिक्स में, फिर जिन बच्चों ने आगे अगर कोई एग्ज़ाम भरा है उसमें करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस है उसके लिए भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन प्योर सैंपल्स एंड देयर डिटेक्शन इन गिवन फूड स्टफ। तो आपको कोई भी फूड स्टफ दिया गया है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनका टेस्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि ये कार्बन और हाइड्रेट, मतलब कार्बन और वाटर के कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं। बेसिकली दे आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, पॉली मतलब ऑब्वियस बात है 1 से 2 से अधिक, और हाइड्रोक्सी मतलब इस पे 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक OH ग्रुप मौजूद होंगे तो उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे। या तो ये होंगे एल्डिहाइड या होंगे कीटोन। जैसे आप यहाँ देखो, ये है CHO ग्रुप। तो हमने ग्रुप एनालिसिस देखा था, आपको ग्रुप के बारे में पता भी होगा कि सर ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO इज़ द एल्डिहाइडिक ग्रुप, और जहाँ पे CO होता है वो सर कीटोनिक ग्रुप होता है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन, मैंने लास्ट क्लास में भी इस बारे में चर्चा करी थी कि कार्बोनिल ग्रुप एक कॉमन ग्रुप है। अगर इसके एक साइड H लग जाएगा तो सर ये एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर दोनों साइड ही ग्रुप लग जाएंगे तो सर ये कीटोन हो जाएगा। एक साइड सर OH लग जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, अगर इस पर NH2 लग जाएगा तो सर ये एमाइड हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कार्बोमाइड ग्रुप आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस बात को समझते हैं कि सर आपके कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, बहुत सारे OH ग्रुप के साथ, या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। और यही एल्डिहाइड और कीटोन, जब आपको पता चल रहा है कि सर अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, तो सर वही एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप टेस्ट देंगे। और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के टेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या आएगी। तो ज़रा यदि आप देखें, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है लेफ्ट हैंड साइड वाला,
इट इज़ डी फ्रक्टोज, है ना, डी फ्रक्टोज। अब ये डी और एल फॉर्म क्या है, ये सब मैं कार्बोहाइड्रेट्स या बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि एक पेरेंट आपका मॉलिक्यूल था जिसको हम ग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं। ग्लिसरल एल्डिहाइड का OH अगर सीधे हाथ की तरफ होता है तो उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, अगर उल्टे हाथ की तरफ होगा तो उसको हम एल फॉर्म बोलेंगे। तो पेरेंट एटम है ग्लिसरल एल्डिहाइड, है ना, इसीलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। रिलेटिव क्यों, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड से। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो सेकंड लास्ट सर OH ग्रुप है ना, बहुत सारे OH ग्रुप हैं, बट जो सेकंड लास्ट OH है वो राइट की तरफ है। राइट की तरफ होगा तो सर ये डी फॉर्म होगा। सिंपली इसमें भी देखो ये OH भी राइट की तरफ है, सेकंड लास्ट वाला, तो सर इसको भी डी ग्लूकोज कहेंगे। और मैंने बताया था जब बहुत सारे OH होते हैं तो आपको सेकंड लास्ट वाले को चेक करना होता है। यदि सेकंड लास्ट वाला राइट हैंड की तरफ होगा तो वो डी फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ होगा तो वो एल फॉर्म होगा। एल फॉर लेफ्ट, और लेवोरोटेटरी भी बेसिकली उसे कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहीं ना कहीं रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लाइट को बताता है, जबकि डी और एल फॉर्म केवल डिनोशन है कि OH ग्रुप की जो ऑर्डर है वो राइट हैंड की तरफ है या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ है। खैर ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बट बेसिक बात समझना कि सर कार्बोहाइड्रेट में अगर कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया कि सर कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन ग्रुप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही फॉर्मूला सर C6H12O6 होता है। तो अंतर क्या है, अंतर आपके सामने है सर, लेफ्ट वाला आपका फ्रक्टोज है और राइट वाला आपका ग्लूकोज है। क्यों, क्योंकि सर फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम कीटो, है ना, कीटोनिक ग्रुप है, और 6 कार्बन होते हैं तो इसको हम हेक्सोस कह देंगे। और आप जानते हैं सर जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो इसको हम एल्डो, 6 कार्बन है तो हेक्सोस कह देंगे। आई थिंक इतना बेसिक सा कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो अंतर क्या है सर, अंतर यह है कि फ्रक्टोज एक कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है, जबकि आपका ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है। ऐसे ही जो आपके अच्छा, इन दोनों को याद कीजिए, मोनोसैकेराइड भी कहते हैं, ये भी आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। इनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। मोनो मतलब एक ही आपके पास यहाँ पे जो है मतलब अगर इसको मैं हाइड्राइज कराऊंगा तो ये हाइड्राइज नहीं होगा, यही खुद में एक कॉम्प्लेक्स रहेगा। ऐसी डाइसैकेराइड में आपके सुक्रोज, है ना, और माल्टोज और लैक्टोज होते हैं, ठीक। तो सुक्रोज आपका हो गया जिसको हम केन शुगर बोलते हैं, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सभी आपके डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है, और इनमें भी सेम एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होंगे। तो डेट मीन्स ये भी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए टेस्ट देंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से देखते हैं ऑब्जेक्टिव टू स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है टेस्ट देखते हैं। कैसे हमें पता चला कि ये टेस्ट देंगे, क्योंकि हमने देखा सर कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब OH ग्रुप वाले कंपाउंड हैं, और इसमें या तो CHO ग्रुप हो सकता है मतलब एल्डिहाइड वाले ग्रुप हो सकते हैं, या फिर CO आपके कीटोन वाले ग्रुप हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने याद करी कि पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, और उसके साथ या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। तो डेट मीन्स या तो OH ग्रुप, हाँ ना, पढ़ा था ना, अल्कोहल का हमने टेस्ट पढ़े थे ना, तो वो वाला टेस्ट दे सकता है, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट पढ़े थे तो ये टेस्ट दे सकता है। कौन सर, हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और किसकी वजह से देगा सर, इन 3 फंक्शनल ग्रुप की वजह से देगा, वही बात लिखी है। एपरेटस वगैरह देख लीजिएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, जल्दी जल्दी इनको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि टेक ए लिटिल ऑफ द गिवन कार्बोहाइड्रेट। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, सबसे पहले उसको लीजिएगा और उसको टेस्ट कीजिएगा। अगर वह टेस्टलेस होगा तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप हो गया। अगर उसका स्वीट टेस्ट है तो समझ जाना वह कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब खाने में टेस्ट करने में स्वीट फील होते हैं। डेट मीन्स ये शुगर टाइप हैं। कैसी हैं, शुगर हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। तो उसमें कह रहा है कि अगर आप 5 ग्राम जो हैं, है ना, 0.5 ग्राम मतलब आधा ग्राम, यदि आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें ऐड कर रहे हैं लगभग 5 ml वाटर और उसको सेक कर रहे हैं, अगर वह सॉल्यूबल नहीं है और वह सस्पेंसन बना लेता है, याद कीजिए सस्पेंसन कोलाइड्स
और ट्रू सॉल्यूशन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हमने पढ़ा था सस्पेंशन का साइज जो होता है वो माइक्रॉन्स में होता है ना, पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं। तो डेट मीन्स ये सॉल्युबल नहीं होगा, सस्पेंशन बना रहा है तो भैया स्टार्च होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने दो चीज़ देखी, एक देखा टेस्टलेस है तो स्टार्च होगा। अगर सॉल्युबल नहीं हो रहा है और सस्पेंशन बना रहा है तो सर जब भी स्टार्च होगा। सस्पेंशन क्या होता है हमने ऑलरेडी चर्चा करी थी। ऐसी हमने कोलाइड के बारे में चर्चा करी थी जिसका साइज 10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर हो सकता है। यदि साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सर वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। और यदि यह सॉल्यूबल होता है और अगर ये क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, जैसे कि ग्लूकोज कभी आपने घोल के देखा हो, तो ऑब्वियस बात है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे और जो कि शुगर होगा। तो डेट मीन्स शुगर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपने केन शुगर, मैं बोल रहा हूँ ना केन शुगर, जिसको हम क्या कह रहे हैं सुक्रोज, है ना, सुक्रोज केन शुगर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मॉलिस टेस्ट। तो ये मॉलिस टेस्ट डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये कौन कौन देते हैं आपके, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया या फिर स्टार्च, यह टेस्ट देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट है उसका सॉल्यूशन आप लीजिएगा और उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो हैं मॉलिस रेजेंट की डालिएगा और साथ में थोड़ा सा आप कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालेंगे। और कहाँ पे डालना है आपको ऑलरेडी बताया था किस तरीके से हम डालते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं, कोने पे लगाते हैं और ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालेंगे, है ना। वैसे भी कंसनट्रेटेड H2SO4 को हमें सेफली यूज़ करना होता है। तो हम देखेंगे कि जब हमने H2SO4 को ड्रॉप वाइज उस कंटेनर पे डाला, उसकी दीवार पे हम देखेंगे, है ना, ऐसे हमने ग्लास रॉड लिया, इससे ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम H2SO4 को डाल रहे हैं, तो हम देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे जंक्शन पे एक रिंग बनने लगेगी। और सर वो रिंग किस कलर की होगी, ये कलर ही याद करने होते हैं, ये कलर ही हमें एग्जाम में फंसा देते हैं, है ना। तो वह पर्पल कलर की जो है एक रिंग बनाएगा। आगे कह रहा है द गिवन सब्सटेंस इज ए कार्बोहाइड्रेट मे बी आइदर ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च हो सकता है। यदि आप मॉलिस टेस्ट कर रहे हैं और मॉलिस रिएजेंट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे ही आप मिलाते हैं तो हमें पर्पल कलर की एक रिंग मिलेगी, ध्यान में रखना है। आयोडीन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो न जाने कितनी बार जनरल साइंस में भी पूछा जा चुका है कि जब आयोडीन टेस्ट करते हैं किसके लिए करते हैं, तो ध्यान रखना स्टार्च के लिए करते हैं, है ना। और स्टार्च हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मेन सोर्स हम देखते हैं उसका पोटैटो है ना, राइस है। तो ये स्टार्च के हमारे मेन सोर्स होते हैं, रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्च का सॉल्यूशन लेना है या फिर उसका जो सस्पेंशन आपने बनाया था अभी वो लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा कलर मिल रहा है सर, पर्पल या फिर डीप ब्लू कलर मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलर इसका काफ़ी बार पूछा जा चुका है PYQs में भी कि आयोडीन टेस्ट जब स्टार्च का करते हो तो कैसा कलर आपको देखने को मिलता है, तो पर्पल से डीप ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है। और इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आयोडीन टेस्ट जब हमने किया तो हमें जो मिला है कंपाउंड वो स्टार्च है। अगर पर्पल कलर या डीप ब्लू कलर नहीं मिल रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पे कोई भी स्टार्च मौजूद नहीं है। आते हैं फेलिंग टेस्ट। सर फेलिंग टेस्ट किसके लिए कर रहे थे, याद कीजिए, ये हमने फेलिंग टेस्ट किया था एल्डिहाइड के लिए। तो डेट मीन्स ग्लूकोज अभी पढ़ा ना, एल्डोहेक्सोस है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, ऐसे सुक्रोज भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है। तो ये सभी क्या देंगे, फेलिंग टेस्ट देखने देंगे और ये याद रखना है। याद कीजिए फेलिंग टेस्ट में आपको रेडिश या येलो कलर का PPT मिला था बिकॉज ऑफ Cu2O, है ना, कॉपर जो ऑक्साइड है इसकी वजह से आपको यहाँ पे रेडिश या फिर येलो कलर का जो है कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसके बाद द गिवन कार्बोहाइड्रेट इज एल्डोस, है ना, एल्डोस होगा क्योंकि फेलिंग टेस्ट किसके लिए होता है सर, एल्डिहाइड के लिए होता है और इसमें सर CHO ग्रुप होगा, तो ये ग्लूकोज या फिर लैक्टोज हो सकता है, ठीक। चलिए आगे है टोलेंस रेजेंट टेस्ट। सर टोलन कौन देता है, टोलन टेस्ट भी सर एल्डिहाइड देते हैं। तो हमने देखा था टोलन टेस्ट अगर कोई कंपाउंड दे रहा है तो वो एक सिल्वर मिरर बना लेगा और उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, याद कीजिएगा। तो टोलन टेस्ट फॉर ग्लूकोज और लैक्टोज, तो ग्लूकोज और लैक्टोज क्योंकि दोनों में क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, तो सर जैसे ही आप टोलन रेजेंट उसके सॉल्यूशन में डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर आपको सिल्वर मिरर मिलता है, कैसे मिलता है याद कीजिए, हमने पढ़ा था एमोनिकल, अच्छा टोलन रेजेंट क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी हमने कल पढ़ा था, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कल भी हमने पढ़ा है कि टोलन रेजेंट क्या होता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, इट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यह होता है। और जब इसको वाटर बाथ वगैरह कराया जाता है तो सर वहाँ पे सिल्वर मिरर डेवलप हो जाती है, कल मैंने इमेज भी लगाई थी, याद कीजिएगा। तो ठीक है, वहाँ पे हमें सिल्वर मिरर मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि सर जो हमें शुगर मिल रही है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, और कौन सी शुगर रिड्यूसिंग होती है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो डैट मीन्स वह रिड्यूसिंग शुगर होगा और वो ग्लूकोज और लैक्टोज हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है।
चलिए आगे है बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट भी हमारे सर एल्डिहाइड देते हैं। हालांकि बेंडिक टेस्ट मैंने आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया था, बट ध्यान में रखना है कौन कौन से टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। तो सर सबसे पहले हमने पढ़ा था स्किफ टेस्ट, फिर हमने पढ़ा सर फेलिंग टेस्ट, फिर हमने पढ़ा सर टोलन टेस्ट, और आपने एक और पढ़ा दिया सर अब बेंडिक टेस्ट। ये भी कौन देते हैं सर? एल्डिहाइड्स देते हैं। और बेंडिक टेस्ट में भी कैसा कलर मिलता है? रेड पीपीटी मिलता है। सर दो ही चीज़ मिल रही हैं, चाहे फेलिंग टेस्ट आप कर रहे हैं चाहे बेंडिक टेस्ट आप कर रहे हैं, और तो आपको यहाँ पे जनरली रेड ही पीपीटी मिल रहे हैं। और यदि आप बात करते हैं स्किफ टेस्ट की, तो आप मुझे बताएंगे स्किफ टेस्ट में आपको कैसा कलर मिलता है? याद कीजिए, पिंक कलर, ऐसा कुछ याद है? तो पिंक कलर मिलता है, ठीक है। तो रेड और पिंक से ही कलर मिल रहे हैं, जबकि टोलन टेस्ट में सिल्वर मिरर टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, सिल्वर मिरर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट कैसा है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, डेट इज आइदर ग्लूकोज और लैक्टोज, ये आपको बनाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, इतनी बात तो समझ में आई। या तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा या कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, है ना। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड वाले टेस्ट परफॉर्म करा दीजिएगा। कौन कौन से? स्किफ टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टोलन टेस्ट और बेंडिक टेस्ट। और अगर कीटोन होगा तो उसको भी देखते हैं कि कीटोन के लिए हम कौन सा टेस्ट कराएंगे। याद कीजिए कीटोन के लिए हमने कौन कौन से टेस्ट कराए थे। अगर मिथाइल कीटोन है तो क्या हमने आइडोफॉर्म टेस्ट किया था? याद कीजिए, कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मिथाइल कीटोन है तो उसके लिए हमने आइडोफॉर्म टेस्ट किया था, ठीक है। तो फ्रक्टोज के लिए कौन सा टेस्ट कर देंगे? सर फ्रक्टोज के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे मिथाइल कीटोन बनने की संभावना है। हालांकि हम इसका एसिटाइलेशन करके भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल। तो फैट और ऑयल के लिए भी हम कुछ टेस्ट देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सारी कहानी यहाँ लिखी है, मैंने रिएक्शन आपके लिए लिखी है, जिसमें आपके पास ये है ग्लिसरॉल, ठीक है जी। देखो एक होता है ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल होते हैं डाईऑल्स। डाईऑल का मतलब ऐसे कार्बन जिसके अगल बगल में OH होंगे, इसको हम कहते हैं सर ग्लाइकॉल्स, ठीक है जी। और इन्हीं से मिलता जुलता एक और भाई है इनका, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल में 2 थे, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होंगे और तीनों ही कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लगे होंगे। सर ये है ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन C17H35CH से कराई जाती है, सर ये स्टेरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? स्टेरिक एसिड है। सब स्टेरिक एसिड से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं, और जो स्टेरिक एसिड का ये जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, ये जाके यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और सर आपको ऐसा कुछ बड़ा सा कंपाउंड मिलेगा, इसको हम फैट या ऑयल कहते हैं। डेट मीन्स फैट या ऑयल बड़े बड़े एसिड के कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना, एसिड और ग्लिसरॉल के ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं बड़े बड़े, ठीक। तो इसका नाम क्या बनेगा? सर ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड से मिलकर बना है, तो इसका नाम बन जाएगा ग्लिसरॉल स्टीरेट। ये एक तरह का फैट या ऑयल है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो स्टेरिक एसिड है, यदि इसकी रिएक्शन आप NaOH से कराते हो तो सर ये बन जाएगा C17H35C+O और Na। सर ये क्या चीज़ होती है? सर यही चीज़ आपकी सोप होती है, साबुन। साबुन का फॉर्मूला यही है, C17H35COO Na, ठीक है। तो फैट और ऑयल से ही आपके साबुन बनते हैं। अब आप काफ़ी बार सोचेंगे कि सर फैट और ऑयल से क्या साबुन बन रहे हैं? तो जरा सोच के देखिए, एक साबुन 10 रुपये का आ रहा है और एक साबुन उतना ही बड़ा आप देख रहे हैं 50 रुपये का आ रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि सर दोनों में यूज़ होने वाले फैट या फिर ऑयल जितनी बेहतर क्वालिटी का होगा, ऑब्वियस बात है उतना महंगा होगा। उससे जो साबुन बनेगा, ऑब्वियस बात है सर वो भी इतना ही महंगा होगा। तो ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो फैट एंड ऑयल, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान रखना है कि फैट भी जनरली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैट, ठीक है, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला फैट और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला फैट। तो ध्यान रखना होता है अनसैचुरेटेड फैट थोड़ा सा ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है देन द सैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये कुछ बातें भी ध्यान में रखनी है। फिर ऐसी ट्रांस फैट होता है ना, तो ट्रांस फैट और ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके फैट्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह दिया गया है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये बात आपको बताई गई है। रटना नहीं है, बस आप ध्यान कर लो, इनके नाम, इन चारों के नाम तो अच्छे से देख लो, ठीक है। कौन कौन से? ग्लिसरॉल स्टीरेट, ग्लिसरॉल पल्मिटेट और ग्लिसरॉल ओलिएट और ग्लिसरॉल ब्यूटारेट। डेट मीन्स मेन कंपोनेंट क्या चाहिए सर आपको फैट बनाने के लिए? ग्लिसरॉल इज द मेन कंपोनेंट। तो ग्लिसरॉल आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये समझ में आई? हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आई। अब कुछ बातें और ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखनी? 1 मिनट दीजिएगा, मैं अननेसेसरी बात को डिलीट कर दूं। वाई? बिकॉज आपको ये PDF भी प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या बोला मैंने कि ग्लिसरॉल जो है मेन कंपोनेंट है,
अब स्टीरिक एसिड से जुड़ेगा तो ग्लिसरॉल स्टीरेट बना लेगा, पाल्मिक एसिड से जुड़ेगा तो पाल्मिटेट बना लेगा, अगर आपका ओलिक एसिड से जुड़ेगा तो ग्लिसरॉल ओलेट बना लेगा, ब्यूटारिक एसिड से जुड़ेगा तो ग्लिसरॉल ब्यूटारेट बना लेगा। अब आपको सर एक चीज़ तो ध्यान में रखनी है, अगर फैट की पहचान करनी है तो ग्लिसरॉल लगा हो और ये 4 नाम तो याद कर लो, स्टीरेट, पाल्मेट, ओलेट और ब्यूटारेट, एटलीस्ट इतने तो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी हो सकता है सिंपली कि भैया ये वाला टेस्ट इनमें से किस फैट या ऑयल के लिए देगा। अब आपका इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको यही नहीं पता कि इनमें से फैट आई एम सॉरी फैट या ऑयल है कौन सा, तो भैया क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 4 याद कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये चीज़ है कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, जैसे बीफ स्यूट से मिल रही है आपका ग्लिसरॉल स्टीरेट, है ना, कोकोनट ऑयल से मिल रहा है आपको ग्लिसरॉल पाल्मिक एसिड और ग्लिसरॉल दोनों को कंबाइन करके कोकोनट ऑयल मिलता है आपको, जिसको हम ग्लिसरॉल पाल्मिटेट भी कह रहे हैं। ठीक है, ओलिव ऑयल जिसको हम ग्लिसरॉल ओलिएट कह रहे हैं, तो ओलिव ऑयल से ओलिएट ऐसे करके भी रिलेट कर सकते हो, और बटर बीफ और बटर और बीफ और ब्यूटारेट, है ना, ऐसे करके भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो इनके जो रिच सोर्स हैं, है ना, वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। कोकोनट ऑयल काफ़ी बार पूछा गया है कि कोकोनट ऑयल जो है उसमें से कौन सा फैट निकलता है, तो ग्लिसरॉल पाल्मिटेट मिलता है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक और प्रश्न बड़ा कॉमन है कि जो आपका कोकोनट ऑयल होता है ये किसका रिच सोर्स होता है, तो कोकोनट ऑयल जो है इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, है ना, तो पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स का रिच सोर्स होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्योंकि जनरल साइंस में पूछे गए हैं, तो जो चीज़ें मुझे रिकॉल हो रही हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट एंड ऑयल ध्यान में रखिएगा, कुछ ही बातें हैं। आप सभी को पता है फैट और ऑयल ये ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं टच में। ठीक है, और इनकी टेंडेंसी होती है कि स्प्रेड हो जाएंगे पेपर पे। ठीक है, रेंडर द इफेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ट्रांसलूशन, और ऑब्वियस बात है रेंडर करेंगे इफेक्ट ऑफ कुछ जो ट्रांसलूशन पोर्शन है उसको रेंडर कर देंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देंगे। दिस में आल्सो भी कॉज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर फैट और ऑयल। तो सबसे सिंपल टेस्ट यही है, आपको पता है कि जब भी आप खाना वगैरह पेपर वगैरह में रख के ले जाते हो, पेपर में रख देते हो तो उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है ना, तो वो सिंपल सा एग्जांपल है, सबसे बेसिक टेस्ट है जो आप में से कोई भी करके देख सकता है ना, कि पेपर पे आपने जो है समोसा रख दिया या पराठा रख दिया, है ना, तो आप देखते हैं कि कैसे वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे ऑयल की लेयर जम जाती है, और उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि सर यहाँ पे फैट या ऑयल मौजूद है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। फिर नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। आप सभी को पता है कि जो फैट और ऑयल है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर नीचे रह जाता है, फैट और ऑयल ऊपर रह जाते हैं, और उसको हम सेपरेट करने के लिए सर जल्दी से मुझे बताइए क्या सेपरेशन टेक्निक होगी जिससे हम फैट या ऑयल आपका जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। याद कीजिए, आपको बताया था सेपरेटिंग फनल, याद है सेपरेटिंग फनल, जिसमें हम फैट या ऑयल को एक दूसरे लेयर बटे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ऑब्वियस बात है ये सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्या रीज़न है कि सर जो फैट हैं ये जनरली नॉन पोलर हैं, है ना, अध्रुवीय हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो नॉन पोलर होंगे उसी में घुलेगा, और पानी तो सर पोलर होता है, तो पोलर चीज़ में नॉन पोलर चीज़ कैसे घुलेगी, तो फैट और ऑयल नॉन पोलर है, पानी पोलर है, कभी भी नहीं घुल पाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप फैट और ऑयल का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो जो उसका पेरेंट आपने एसिड लिया ना उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, ये आपने H2O निकाला तो आपको सर यहाँ पे ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड से ग्लिसरॉल स्टीरेट मिल गया, बट यदि आप फिर से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ जल डाल दो ना तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर, ये फिर से अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, इस साइड H जुड़ जाएगा, इस साइड OH जुड़ जाएगा, तो आप देखोगे जो उसका पेरेंट एसिड है वह उसको वापस से मिल जाएगा। तो सर यह रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे, बाय हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसमें हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, फैट और ऑयल जिससे बने होंगे वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड से बने थे तो वापस से जो ग्लिसरॉल स्टीरेट है उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिर से आपका ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड में टूट जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पेरेंट एसिड में और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। आप बेस ले रहे हो, कौन सा बेस ले रहे हो सर, अभी तो आपने बताया जैसे NaOH और KOH, पर मेनली हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम ले NaOH भी ले लेते हैं बट बेसिकली कौन लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कली या बेस की प्रेजेंस में यदि आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो सर इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। मैंने बताया था ना कि आपके पास C17H35 COOH है, और यदि इसमें आप NaOH या फिर KOH डाल रहे हो तो ये सर C17H35 COONA बन जा रहा है। सर ये सोप का फॉर्मूला है, तो क्या मैं इसको सैपोनिफिकेशन नहीं कह सकता? हाँ जी सर बिल्कुल कह लीजिए, आप पढ़ा रहे हैं, आपकी इच्छा, आप जो कहना चाहे वो कह लीजिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ठीक,
तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना, सोडियम या सोडियम डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो लिखा है द फैट एंड ऑयल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो ऑब्वियस बात है, अलग अलग सोप या जो ऑयल है उसको सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बेसिस पे जो है अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू ध्यान में रख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितना अमाउंट का आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए कि आप न्यूट्रलाइज कर सको इस फैटी एसिड को, रिलीज ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। दैट मीन्स 1 ग्राम फैट और ऑयल के लिए आपको कितना KOH चाहिए कि वो सैपोनिफाई हो जाए, सोप में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, और सैपोनिफिकेशन के वैल्यू के बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा फैट और ऑयल कितना रिच है ना, मतलब कितना बॉडी हमारे लिए हेल्दी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल, उसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू बढ़िया आती है, दैट मीन्स ज़्यादा निकल के आती है, और जिसकी वजह से हम क्लासीफाई करते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो अच्छा फैट या ऑयल है। ठीक है, और ऑलिव ऑयल के ही बनने वाले साबुन ऑब्वियस बातें महंगे आते हैं, ऑलिव ऑयल महंगा आता है। क्लास आपका नॉर्मल तेल जो है 130 रुपये यदि लीटर है, तो जो आपको ऑलिव ऑयल है लगभग वो 450 लीटर है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द सैपोनिफिकेशन वैल्यू। हालांकि सैपोनिफिकेशन वैल्यू सोप बनाने के लिए जनरली देखा जाता है, बट ओवरऑल प्योरिटी या फैट का कंटेंट आपको देखना है तो ऑब्वियस बात है उसके लिए भी और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि फिलहाल के लिए भी हमें याद नहीं रखने हैं। जैसे आपको टेस्ट अगर मैं बता दूं, जैसे हम हाइड्रोजिनेशन वगैरह करके देखते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है, जिससे हम वनस्पति घी वगैरह बनाया करते थे पुराने टाइम पे, बट उसको ही हमने थोड़ा सा और मेच्योर कर लिया है। खैर, इन सब बातों पर मैं नहीं भटक रहा, मेन चीज़ों पर आता हूँ आगे। अनसैचुरेशन, द फैट एंड ऑयल आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल। ठीक है, द एसिड, इफ द एसिड रेसिड्यू इन द मॉलिक्यूल कंटेन मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, द अनसैचुरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोडीन वैल्यू। तो ध्यान रखना, अगर आपको पता करना है कि कितना ज़्यादा असंतृप्त है तो उसको हम निकालते हैं आयोडीन वैल्यू से। तो आयोडीन वैल्यू क्या होती है कि कितना ग्राम आपको आयोडीन चाहिए जो कंबाइन हो जाए 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल से। ध्यान रखना है पूरी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोकोनट ऑयल है जिसकी आप देखेंगे आयोडीन वैल्यू कितनी है, 10 है, ऑलिव ऑयल के लिए कितनी, 88, लिंसीड ऑयल के लिए कितनी है, लगभग 108 है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डेट मीन्स जितनी वैल्यू बढ़िया होगी उतना ही वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट आपके ज़्यादा होंगे। आगे, फ्री एसिड, फैट एंड ऑयल कंटेन अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड विच डिपेंड ऑन द सोर्स एंड स्टोरेज। ठीक है, अच्छा, फॉर एन oil to be edible, the fatty acid content of the fat should be less than certain permissible value, है ना। तो बहुत सारी आप देखेंगे जैसे आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलप्ड नेशन होते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि परमिसिबल वैल्यू हर चीज़ के लिए वो देते हैं कि अगर आप कोई खाने में सॉल्ट ले रहे हो तो इसमें इतने अमाउंट से ज़्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा बेटर हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कहा था गवर्नमेंट ने कुछ जो हैं रूल्स निकाले थे कि जो ऑयल वगैरह जो आप बार बार गर्म करते हैं, जैसे आपने देखा होगा तली हुई चीज़ें बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करा जाता है उसको आप बार बार अगर गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उससे ट्रांस फैट डेवलप होता है, और ऑब्वियस बात है ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप एक ही बार ऑयल को यूज़ करिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, वही ऑयल जो है होटलों में, बड़े बड़े होटलों में तो वहाँ छापे पड़ जाते हैं, तो वहाँ से जनरली ऑयल वगैरह जो है वो एक बार यूज़ करके बाहर निकाल देते हैं। बट ऑब्वियस बात है वही ऑयल मार्केट में फिर से आके बिकता है, तो आप देखेंगे छोटे छोटे ठेले मेले जितने भी लग रहे हैं वो सब उसी ऑयल को यूज़ करते हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, क्या, तो वही परमिसिबल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इतनी परमिसिबल वैल्यू के बाद अगर आप उस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑयल जो है हार्मफुल है। खैर, द फ्री फैटी एसिड कंटेंट ऑफ एनी ऑयल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू की टर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एसिड वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैट और ऑयल के टेस्ट। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये सब कहानी बता ही चुका हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा कि वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बनते कैसे हैं, ग्लिसरॉल और प्लस कोई आप ऑयल उसमें कोई भी एसिड लेंगे, जैसे स्टेरिक एसिड हो गया, पाल्मिक एसिड हो गया, ब्यूटारिक एसिड हो गया, है ना। तो बटर फॉर ब्यूटारिक ऐसा करके याद करा था, ओलिक एसिड ओलिव, है ना, ऐसा करके याद किया था, तो उसको ध्यान में रखना। खैर, पहला टेस्ट इज द सॉल्युबिलिटी टेस्ट। कह रहा है 5 ml लीजिए ऑफ ई सॉल्वेंट, जैसे वाटर, इथाइल अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब में। तो आप देखोगे ऑयल डज नॉट डिजॉल्व ऑन हीटिंग
फॉर्म्स अपर लेयर, अगर वो अपर लेयर बना रहा है, ठीक है। ऑयल डिजॉल्व कोल्ड क्लियर सॉल्यूशन, आगे है ऑयल डिजॉल्व इन कोल्ड क्लियर सॉल्यूशन, आगे है ऑयल डिजॉल्व कोल्ड फॉर्म से क्लियर सॉल्यूशन। अब ये सर सारी चीज़ें क्या हैं? तो भैया ये बहुत सिंपल कहानी है। आ जाओ, आप बार बार सर ये डिजॉल्व और अनडिजॉल्व बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सिंपल सी बात है सर, ऑयल या फैट दोनों ही कैसे बताए सर? आपने नॉन पोलर बताया, ठीक है। इथाइल एल्कोहल, ठीक है, वाटर, ये सब कैसे हैं सर? ये सब पोलर हैं। हमने कंसेप्ट पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान में समान चीज़ें डिजॉल्व होंगी। पोलर हैं तो पोलर ही चीज़ें डिजॉल्व होंगी, नॉन पोलर है तो सर उसमें नॉन पोलर चीज़ ही डिजॉल्व होंगी। अब ऑयल और फैट नॉन पोलर है तो किस में डिजॉल्व होंगी? जो नॉन पोलर है, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो इसमें डिजॉल्व हो जाएंगी। तो वही चीज़ लिखी है कि अगर ऑयल डज नॉट डिजॉल्व, किस में नहीं होगा डिजॉल्व? इथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, इथाइल अल्कोहल आपका पोलर है, पानी भी कैसा है? पोलर है, तो इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा होगा। वही कहानी यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्या इसमें कहना चाह रहा है, तो बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाया है और उसी के अकॉर्डिंग बताया है कि कहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है, क्लियर सॉल्यूशन बना रहा है, और कहाँ पे डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो बेसिक रीजन मैं आपको दे चुका हूँ। आपको देखना है कि ऑयल कैसा है, फैट कैसा है। सर नॉन पोलर है, तो आपको जो चीज़ डिजॉल्व करने के लिए दी गई है वो पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, पोलर है तो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें लिया है वाटर, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ये 5 अलग अलग सॉल्वेंट लिए हैं। इसमें मिलाया है कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन है? वाटर। तो देखो वाटर से हमें क्या देखने को मिला, तो वही है ना, वाटर के साथ ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इवन एट हीटिंग, है ना। पानी के साथ भाई ऑयल तो डिजॉल्व नहीं होगा हीटिंग पे, और अपर लेयर बना लेगा, ऊपर लेयर बना लेगा, ठीक है। अब आगे है बेंजीन, तो बेंजीन में तो घुल जाएगा, बेंजीन नॉन पोलर लिखा है ना, ऑयल डिजॉल्व इन ए कोल्ड फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन। आगे देखो थर्ड क्या लिया? ईथर, थर्ड के लिए पढ़ो, ऑयल डिजॉल्व इन ए कोल्ड फॉर्म क्लियर सॉल्यूशन। ईथर के साथ भी डिजॉल्व हो जाएगा, ईथर भी नॉन पोलर होता है। क्लोरोफॉर्म भी नॉन पोलर है, तो ऑयल डिजॉल्व कोल्ड फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन। आगे देखो लास्ट इथाइल अल्कोहल, क्या बताया सर? इथाइल अल्कोहल पोलर, तो पढ़ो ऑयल सॉल्युबल इन कोल्ड एंड फॉर्म्स, इनसॉल्युबल इन कोल्ड एंड फॉर्म्स लोअर लेयर सॉल्युबल इन हॉट, ठीक है। तो सॉल्युबल हॉट करने पे इथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा, बट ऑब्वियस बात है आप देखोगे कूल करने पे जो ऑयल है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, इथाइल अल्कोहल ऊपर की ओर होगा, है ना, वाटर के जस्ट उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। तो ये चीज़ कहानी है। आगे कॉटन सीड ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट डिजॉल्व इन रेडली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या रीज़न है? बता ही चुका हूँ, पोलर नॉन पोलर वाला कंसेप्ट, तो वही बातें यहाँ लिखी हैं। आगे कॉटन सीड ऑयल इज लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइटर है तो ऊपर रहेगा, इथाइल अल्कोहल से हैवी है तो नीचे बैठ जाएगा। यही कहानी कह रहा है, बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई जो चीज़ हल्की होती है वो तैरती है, भारी है तो डूब जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें लिखिए, ध्यान में रखना। आगे आते हैं एक्रोलिन टेस्ट। तो आपको 5 ड्रॉप लेने ही है किसी ऑयल या फैट की, और उसमें कुछ क्रिस्टल डालने हैं पोटेशियम बाइसल्फाइड के, हीट करना है, मिक्स करना है। तो आप देखोगे कि उसमें पंजेंट तीक्ष्ण स्मेल आ रही होगी, वो एक्रोलिन की होगी, एक्रोलिन का फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है। और अगर वो तीक्ष्ण स्मेल आ रही है आपको तो समझ जाना वहाँ पे फैट या ऑयल मौजूद है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में है? पोटेशियम बाइसल्फेट की प्रेजेंस में कराना है, ध्यान रखना। आगे है नेक्स्ट स्पॉट टेस्ट, और ये सबसे सिंपल टेस्ट जो हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। भाई टाइनी ड्रॉप लेना है ऑयल का पीस ऑफ पेपर पे, है ना, एंड प्रेस द फोल्ड पेपर, एक्सपोज द स्पॉट टू हीट, कीप इट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। तो कह रहा है एक ट्रांसलूसेंट स्पॉट बन जाएगा, है ना। देखा होगा कि किस तरीके से जो है आपका पेपर उसके आर पार नहीं दिखता है, और जैसे इसमें फैट और ऑयल गिरोगे तो कुछ कुछ उसके आर पार आपको दिखेगा कि भाई वो ट्रांसलूसेंट हो गया है, उसके आर पार लाइट जाने लग सकती है, ठीक। और आप देखोगे जैसे जैसे उसको फ्लेम पे लगाओगे तो आप देखोगे स्पॉट जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर गया है। तो स्पॉट टेस्ट जो है सबसे सिंपल टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हुए हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट इंडिकेट कर रहा है, कंफर्म करने के लिए आपने क्या करा? उसको फ्लेम में जलाने की कोशिश करी। आगे अनसैचुरेशन टेस्ट, जिसको हम हबल टेस्ट भी कहते हैं, कह रहा है 5 ड्रॉप लीजिए फैट और ऑयल का, उसमें 2 ml डालिए CCl4। क्यों? क्योंकि फैट और ऑयल नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है, घुल जाए इसलिए। 2-3 ड्रॉप ऑफ हबल रिएजेंट, सेक इट वेल एंड ऑब्जर्व आयोडीन कलर फेड अवे। आपको चेक करना है कि भाई जो आयोडीन है क्या उसका कलर फेड हो रहा है। अगर फेड हो जाता है तो उसमें ऑब्वियस बात है अनसैचुरेट कंपोनेंट मौजूद होगा, ये कहानी कहना चाह रहा है, मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये अनसैचुरेट टेस्ट है कि भाई आपका जो फैट या ऑयल है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कि नहीं, उसके लिए जनरली हम करते हैं हबल टेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी मैंने सारे कंपोनेंट दिया है।
आगे आते हैं नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन। प्रोटीन हम सभी जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का। तो प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं पेप्टाइड्स, और ऑब्वियस बात है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलके पेप्टाइड बनाएंगे, और यही पेप्टाइड आपके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और वही अमाइनो एसिड मिलके आपके दुनिया भर के जो भी बॉडी में कंपोनेंट है ना, डीएनए आरएनए सब कुछ यही इन्हीं सब से आपको बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये ना थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे लगता है ये रिवर्स में लिख दिया है ना। अमाइनो एसिड ये मिलके पेप्टाइड बनाएंगी, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बनाएंगी, और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाएंगी। वही मैं कह रहा हूँ ये रिवर्स लग रहा है। वाई? क्योंकि ऑब्वियस बात है अमाइनो एसिड्स है ना, अमाइन और एसिड ये मिलते हैं, आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड मिलेगा, पेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, और ये पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो ये ऑब्वियस बात है आपके प्रोटीन्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन जो है फिर ऑब्वियस बात है आपका डीएनए या फिर आरएनए बना रही होंगी, और उसी से आप देखेंगे पूरी की पूरी जो है डीएनए मिलकर ऑब्वियस बात है सेल बनाएंगी, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर आपकी पूरी बॉडी बनाएंगी। ठीक है, चलिए तो प्रोटीन के लिए हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ब्यूरिट टेस्ट। तो ब्यूरिट टेस्ट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप प्रोटीन लेंगे, ठीक है जी, और प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं, एग वाइट। याद है एग वाइट को हम एल्बुमिन भी कहते हैं, और ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। ठीक है जी, आप मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा था, क्या हमने लायोफिलिक सॉल्स में पढ़ा था क्या, जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल पढ़ रहे थे, है ना, एग एल्बुमिन। तो ये एग वाइट वही है, एग एल्बुमिन, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये 1 मिनट मारकर काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। एल्बुमिन हमने पढ़ा था, तो वही एग वाइट है। किससे बना होता है सर, प्रोटीन से बना होता है, तो उसी को हम ले रहे हैं। और ऑब्वियस बात है जो एग वाइट होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, ये भी पढ़ा था, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। एंड 1 ml ऑफ ब्यूरेट रिएजेंट ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है सर, ब्यूरेट टेस्ट होता है 100% किसके लिए सर, प्रोटीन के लिए। कैसा हमें पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, कैसे पता चलेगा, तो अगर वायलेट या पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप समझ जाइए उसमें प्रोटीन है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। ज़ैंथोप्रोटिक आपकी रिएक्शन, इसमें आपको 2-3 ml लेना है उस प्रोटीन का, ठीक है जी, और इसमें 1 ml डालना है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हीट करना है कंटेंट को टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इसके बाद कूल करो द येलो सॉल्यूशन एंड ऐड सम सोडियम या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज। सबसे पहले आप क्या देखोगे, जब आपने 2-3 ml लिया प्रोटीन सॉल्यूशन का, और उसमें जब कंसनट्रेटेड H2SO4 HNO3 डाला तो आपको वाइट पीपीटी मिला, ठीक है, और पीपीटी टर्न येलो एंड डिजॉल्व टू गिव ए येलो सॉल्यूशन, तो आपने देखा येलो सॉल्यूशन मिला। और जब आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो ड्रॉप वाइज ड्रॉप, तो आप देखोगे कि जो येलो कलर है वो चेंज हो जाएगा डीप ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, डीप ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपने टेस्ट करा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सर प्रोटीन मौजूद है जिसमें अमाइनो एसिड्स होंगे। आगे नेक्स्ट इज मिलन टेस्ट। इसमें आप 2 ml लीजिए उस प्रोटीन का, उसमें 2 ml डालिए डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर एंड 0.5 ml लेना आपको मिलन रिएजेंट। हीट करना है कंटेंट को, वाटर बात कराना है, ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे मिलन टेस्ट में आपको रेड कलर का पीपीटी मिलेगा, प्रोटीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन में हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्रुप के साथ जो है कंपाउंड मौजूद है। आगे है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन। इसमें आपको 2 ml लेना है प्रोटीन का सॉल्यूशन का, 2 ml इसमें ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, रिएजेंट मिक्स करना है। फिर कहना है इंक्लाइन द टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को झुकाना है, और उसमें 5 से ml आपको बताया था किस तरीके से H2SO4 डालते हैं। अगर आप ड्रॉपर से डाल रहे हो झुका के डालोगे, नहीं तो अदरवाइज ग्लास रॉड को टिल्ट करके भी डाल सकते हो। तो आप देखोगे जब आप ग्लाइऑक्सैलिक एसिड डाल रहे थे तो रेडिश पर्पल कलर का आपको जो है पीपीटी मिलना चाहिए जंक्शन पे, और जब आप उसने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है तो ये वायलेट हो जाएगा मिक्स करने पे। फिर से सुन लो, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड रिएजेंट जब डाल रहे हो उस प्रोटीन में, तो आप देखोगे वहाँ पे रेडिश पर्पल कलर का आपको एक जंक्शन पे, ऑब्वियस बात है कोने पे आपको कलर दिखने लगेगा, और जैसे ही आप उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो सर वायलेट कलर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो 100% कन्फर्म हो जाएगा प्रोटीन यहाँ पे है। अब है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट निनहाइड्रिन टेस्ट फॉर द प्रोटीन। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और IIT JEE वगैरह नीट वगैरह है ना, बहुत जगह ये प्रश्न मैं देख चुका हूँ। इसमें लेना है 1 ml प्रोटीन सॉल्यूशन, 2-3 ड्रॉप लेनी है 0.1% ऑफ निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, बॉईल करना है इसको 1 मिनट पे, कूल करना है। तो आप देखोगे ब्लू कलर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें प्रोटीन का कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक।
अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ और यहाँ पे जो साइड में मैंने लिखी है कि दिस टेस्ट इज़ नॉट गिवन फॉर प्रोलीन, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं आपके, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के लिए आप देखेंगे निन हाइड्रोजन टेस्ट नहीं होता है ना, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, एक्सेप्शन मैंने लिखा है और एक्सेप्शन ही प्रश्न बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। IIT JEE की तो खास कहानी यही रहती है कि सर एक्सेप्शन इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो खैर हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और ये ऑर्डर को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक। चलिए बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ें आगे। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज इन ग्रेप्स और ग्रेप जूस, ठीक। तो ग्लूकोज का पता लगाएंगे। तो भाई अब मुझे बताइए, ग्लूकोज है और ग्लूकोज क्या है सर? ग्लूकोज है हमारा एल्डोहेक्सोस, ठीक है। हमें पता है ग्रेप जूस में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोस, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड है तो सर एक बात क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड के सारे टेस्ट दे देगा। तो कौन कौन से टेस्ट करेंगे सर? कौन कौन से किए थे? मॉलिस किया था, बेंडिक किया था, फेलिंग किया था, टोलन किया था। तो सर ये सारे टेस्ट हमने यहाँ पे परफॉर्म किए थे। बहुत सिंपल सी कहानी है, ये हमें ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर ये सारे टेस्ट मिलते हैं, मॉलिस, बेंडिक, फेलिंग, तो हमें बदल जाएगा सर यहाँ पे ग्लूकोज मौजूद है, तो ग्लूकोज के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो, सर स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट किया था? और मैंने बताया था पोटैटोज, राइस है ना, कॉर्न, ये सब रिच सोर्स हैं स्टार्च के। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है सर? एक ही, आयोडीन टेस्ट, और हमें उससे स्टार्च में या तो वायलेट या डीप ब्लू कलर मिल जाएगा। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी है। हमें टेस्ट बेसिकली कौन सा करना है? सबसे बेस्ट सर आयोडीन टेस्ट करना है। स्टार्च का जब भी पता लगाना है आयोडीन टेस्ट है, और आई थिंक आयोडीन टेस्ट कक्षा 6 की किताब में भी दिया रहता है, और अब तक ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है। आगे है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर, लैक्टोज इन एंड प्रोटीन इन मिल्क, ठीक है। अच्छा, मिल्क प्रोटीन किसको कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, कैसीन है ना। कैसीन की वजह से ही जो आपका मिल्क है उसका वाइटिश कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है जी। तो कैसीन इज ऑल्सो कॉल्ड द मिल्क प्रोटीन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आगे कहानी है, मिल्क कंटेन्स शुगर कॉल्ड लैक्टोज एंड मिल्क प्रोटीन, अच्छा नीचे लिखा भी मैंने, मिल्क प्रोटीन जो है वो क्या है? कैसीन है, ठीक है जी। द मिल्क प्रोटीन इज द कैसीन। तो अगर लैक्टोज है तो सर लैक्टोज के लिए हमने कौन कौन से टेस्ट किए थे? याद कीजिए, बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी टेस्ट किए थे फॉर द लैक्टोज। तो ध्यान रखना, मिल्क गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, लैक्टोज एंड ए प्रोटीन, प्रोटीन इज द कैसीन। तो ध्यान रखना मिल्क में, और ये टेस्ट आपने सुना भी होगा कि मिल्क की प्योरिटी के लिए हम उसमें लैक्टोज टेस्ट करते हैं, ठीक है, या लैक्टिक एसिड टेस्ट करते हैं। ये सारी कहानी आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो लिखा है मिल्क कंटेन लैक्टोज शुगर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न भी बन सकता है कि जो लैक्टोज शुगर है वो किस में पाया जाता है? तो मिल्क में। मिल्क का वाइट कलर किसकी वजह से मिलता है? किस प्रोटीन की वजह से मिलता है? ये भी ध्यान रखिएगा, कैसीन। और अगर इसमें लैक्टोज मौजूद है तो ये सारे एल्डिहाइड वाले टेस्ट देगा, और एल्डिहाइड वाले यदि ये टेस्ट देता है तो कौन कौन से देगा सर? बेंडिक टेस्ट हमने पढ़ा था, फेलिंग टेस्ट पढ़ा था, टोलन पढ़ा था, ये सारे टेस्ट देगा। अगर सर इसमें कैसीन प्रोटीन है तो प्रोटीन के टेस्ट, जैसे हमने निन हाइड्रोजन टेस्ट किया था, ब्रेड टेस्ट किया था, सर ये 100% देगा, ठीक है। और अगर ये टेस्ट आपको मिलते हैं तो डैट मीन्स जो आपका मिल्क है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और उसमें प्रोटीन भी है, क्योंकि लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है। बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्लीज़ पढ़िएगा। तो ये थे आपके टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। रिवीजन इसको मल्टीपल टाइम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ही टेस्ट हैं, मुझे लगता है 15 टेस्ट यहाँ हैं, ऐसे ही 15 टेस्ट वहाँ हैं, थोड़े से ज़्यादा टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस में, लगभग वहाँ पे आप मान के चलिए 60 या 70 टेस्ट वहाँ होंगे, लगभग 100। अगर आप ये टेस्ट अच्छे से याद करते हैं तो अब इस बात एग्ज़ाम में आप अच्छे से लीड करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।